हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। 3D में लास्ट टॉपिक है समतल। इंग्लिश में इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्लेन को परिभाषित कैसे करें, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्लेन एक सतह है, ऐसा सतह जिसके अगर दो बिंदु को ले लें और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सारा रेखाखंड या सारा बिंदु उसी तल पे रहता है, उसी सतह पे रहता है, तो हम उसको समतल कहते हैं। जैसे ये एक सतह है, इस पर दो बिंदु है ए और यहाँ है बी। तो ए बी को जो रेखाखंड मिला रहा है, ये सारे बिंदु अगर इसी सतह पर है तो इसको हम प्लेन कहते हैं। तो ये हमारा प्लेन हो गया, समतल हो गया। समतल का सामान्य समीकरण जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी लिखते हैं हम, ये कैपिटल डी यहाँ लिखिए अगर यहाँ सब बड़ा लिखे हैं तो, या ऐसे भी लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। इस रूप का भी समीकरण हम लिखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि तल का समीकरण ऐसा लिखते हैं। अब हम तल के समीकरण पे चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे लंब रूप में तल का समीकरण। तो मान लीजिए ये एक तल है, ये हमारा एक पॉइंट O है, इस O पॉइंट से इस तल D लंबवत दूरी पर है, और इस पर एक बिंदु मान लेते हैं P पॉइंट है यहाँ पर इस तल पर, और तल से लंबवत एक सदिश है, इकाई सदिश, इसे n कैप मानते हैं हम। तो चूंकि यहाँ इस बिंदु को अगर हम n माने, कैपिटल M, बड़ा सा M, तो ON का लंबाई है, ये दूरी है D, और ये n कैप की दिशा में है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ON वेक्टर इक्वल टू डी एन कैप। डी एन कैप इकाई सदिश है और D दूरी है। अगर बिंदु P के अस्थि सदिश को R वेक्टर मानते हैं तो इसको अगर मिला दीजिएगा यहाँ, तो इस त्रिभुज में देखिए ON और P में NP बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको वेक्टर रूप में मिलाना है हमको। इसे यहाँ से मिला दीजिए, इसको इधर और इसको इधर। तो ये लिख सकते हैं हम ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। तो NP वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर। OP वेक्टर देखिए, इसको हम R वेक्टर माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा R वेक्टर NP वेक्टर बराबर NP इक्वल टू हो जाएगा OP है, यहाँ OP बराबर है R वेक्टर माइनस ON। ON को तो अभी हम माने हुए हैं DN कैप, तो ये हो जाएगा DN कैप। अब अगर यहाँ आप देखें तो ON, ये हमारा ON है ऊपर की ओर, ON वेक्टर ये है, और इधर है हमारा NP वेक्टर। तो इसके बीच ये O बिंदु है, तो इसके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो आप सदिश में जानते हैं कि अगर दो सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो सदिश का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि ये NP वेक्टर डॉट ON वेक्टर बराबर 0। NP हमारा ये हो गया और ON हमारा ये हो गया, ये 0 है। ON बराबर हम निकाले हुए हैं अभी, तो NP है हमारा, यहाँ से देख लीजिए R माइनस DN कैप। तो R माइनस DN कैप डॉट ON हमारा है DN कैप बराबर 0। तो यहाँ D देखिए, ये कॉमन कर सकते हैं इसको, तो इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से
आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप बराबर 0। डी एक कांस्टेंट है, इसको चूँकि 0 के बराबर है इसलिए इसको इधर करके 0 कर दिए। तो ऐसा इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप बराबर 0। एन कैप और एन कैप का डॉट जो है 1 होगा क्योंकि कोण 0 है, तो ये हो जाएगा आर डॉट एन कैप बराबर डी। ये हमारा तल का सदिश समीकरण हो गया। तो हम फ्रेश लिख रहे हैं कि ये अगर हमारा तल है कोई, ये हमारा एक तल है, इस पर लंब एक इकाई सदिश एन कैप है और ये तल जो है किसी बिंदु से डी दूरी पर लंबवत है और ये बिंदु हमारा P है, इसका R पोजीशन वेक्टर है। तो इस तल का समीकरण होता है R डॉट एन कैप बराबर D, जहाँ D इस बिंदु से O से इस पर लंबवत है। तो आपको याद ये रखना है कि D जो है तल से लंबवत दूरी है, एन कैप जो है इस तल पर लंबवत और इकाई सदिश है। अगर इकाई सदिश नहीं होगा तो फिर इसका दूसरा रूप हो जाएगा, तो यहाँ एन कैप नहीं लिख पाएंगे, तब एन वेक्टर लिखेंगे, वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ये एन कैप है, माने कि इकाई सदिश है। तो इसमें अगर इसको अगर देखेंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन और चर्चा में आएगा। अब हम कार्तीय रूप देखते हैं। तो कार्तीय रूप के लिए यही थोड़ी चर्चा करते हैं हम कि कैसे कैसे लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए एन कैप हमारा इकाई सदिश है, तो एन कैप इक्वल टू लिखेंगे हम एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, क्योंकि इकाई सदिश में ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। आर वेक्टर इक्वल टू हम जनरल पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको इसमें रख देना है, तो हमको आर डॉट एन कैप बराबर डी से मिल जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन बराबर है एल आई वेक्टर प्लस एम जे वेक्टर प्लस एन के वेक्टर बराबर डी। आई को आई से गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। ये हमारा तल का कार्तीय समीकरण हो गया। अभी जस्ट बोले थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी के रूप का कार्तीय समीकरण होता है। तो ए के बदले एल है, बी के बदले एम है और सी के बदले एन है। अभी ये भी हम चर्चा कर रहे हैं, यदि तल का सदिश समीकरण इस तरह से लें आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो अब की बार जो लंबवत सदिश है वो इकाई सदिश नहीं ले रहे हैं बल्कि दूसरा एक सदिश ले रहे हैं जो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है और ये बराबर डी है। तो इसमें जो हमको कार्तीय समीकरण मिल जाएगा वहाँ पे, तो x का रख दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे, आर के बदले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर डी। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, ऐसा हो जाएगा ये। तो आप ऐसा भी कार्तीय समीकरण लिख सकते हैं, ऐसा भी। इसमें जो x के कोफिशिएंट में है ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है और इसमें जो ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो है। पता कैसे चलेगा कि हमको डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है? तो अगर x, y और z का कोफिशिएंट स्क्वायर करके 1 होता है तो इसका मतलब वो समझना है कि ये लंब रूप वाला है। ये लंब रूप का नहीं है, ये अगर ए बी सी होगा तो ये लंब रूप नहीं है। अगर वो 1 नहीं हो तो फिर हम समझेंगे कि वो डायरेक्शन रेशियो वाला है, डायरेक्शन कोसाइन वाला नहीं है। अब हम इस पे
प्रश्न देख लेते हैं एनसीईआरटी का। हमारा प्रश्न है तो सबसे पहले एक का सी नंबर, एनसीईआरटी में जो एक में सी नंबर का प्रश्न है वो ऐसा है कि 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 है। तो अगर आप इसे लिख देंगे तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस 1 इंटू जेड बराबर 5 है। ये है हमारा ax प्लस by प्लस सी जेड बराबर d के रूप का। तो ये जो x के बगल में है, a के बदले हो गया 2, b के बदले हो गया हमारा 3, y के बगल में जो है और c के बदले हो गया -1। तो इसको स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 14 हो गया, जो एक नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो है, अर्थात ये लंब रूप नहीं हुआ। तो हमको इसमें जो मूल बिंदु से हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इस प्रश्न में बोल रहा है कि जो तल पे जो लंब रेखा है उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए और तल से मूल बिंदु का जो है लंबवत दूरी चाहिए। तो हमको इसको लंब रूप में बदलना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको 14 से भाग दे दीजिए। तो 14 से अगर भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x बाय √14, √14 से देना है, प्लस 3y बटे √14 माइनस जेड बाय √14 इक्वल टू हो जाएगा 5 बाय √14। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये सब एक के बराबर हो जाएगा। ये ऐसे लिखिए इसको 2 बाय √14 इंटू एक्स प्लस 3 बाय √14 इंटू वाई प्लस -1 बाय √14 इंटू जेड बराबर 5 बाय √14। ये 2 बाय √14 ये L के बदले है, 3 बाय √14 M के बदले है और -1 बाय √14 N के बदले है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाए, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन L बराबर हो गया हमको 2 बाय √14, M बराबर हो गया 3 बाय √14 और N बराबर हो गया -1 बाय √14। और जो लंबवत दूरी हमको D चाहिए था वो निकल गया, यहाँ से तुलना कर दीजिएगा इससे, तो ये हो जाएगा 5 बाय √14, क्योंकि इसका तुलना कर दिए हैं LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D से। LMN हमारा होता है डायरेक्शन कोसाइन और D होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न जो है एनसीईआरटी का दूसरा नंबर का देखिए, उसमें ये बोल रहा है कि उस तल का वेक्टर इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7, तो D हमारा दिया हुआ है 7, और ये जो नॉर्मल जो है तल पर वेक्टर उसका मान दिया हुआ, तो ये n वेक्टर इक्वल टू दे दिया है हमको 3i प्लस 5j और है -6 के। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होता है r डॉट n कैप बराबर d यहाँ लंबवत दूरी होता है। तो हमको n इकाई सदिश में चाहिए, यहाँ n इकाई सदिश में नहीं है, इसलिए पहले हम n का इकाई सदिश निकालेंगे। तो n का मॉडुलस बराबर हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √9 प्लस 25 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 70। तो √70 इसको इतना ही रहने देते हैं। तो n कैप बराबर हो जाएगा हमको 3i प्लस 5j माइनस 6 के बाय √70। तो ये हो गया 3 बाय √70i प्लस 5 बाय √70j माइनस 6 बाय √70k। ये n कैप हो गया हमको। बस अब लिख देना है, d तो दिया ही है 7, तो इसका समीकरण हो जाएगा
तो देखिए समीकरण लिखा जाएगा आर डॉट एन बराबर डी, तो आर हमारा आर ही रहेगा, एन इकाई से होता है, ये लिख देंगे 3/√17i प्लस 5/√17j माइनस 6/√17k, ये इक्वल टू हो गया 7। ये हमारा आंसर होगा इसका। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है, तीसरा में कोई एक देख लेते हैं। तो जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देख ले हम, तो ये तीसरा का फर्स्ट में है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू है 2। तो इसको हमको बोल रहा है कार्तीय रूप में लिखने के, तो आर के बदले लिख दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2 हो गया। तो x को इससे गुणा कीजिए, i यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। ये हमारा कार्तीय समीकरण हो गया 1 का। किसी का भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, तीनों में से किसी का। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है तल का समीकरण। जब तल से लंबवत दिया हो, तल से लंबवत सदिश दिया हो, तल से लंबवत सदिश तथा तल पर एक बिंदु दिया हो जिससे तल गुजर रही हो, या फिर जिससे तल गुजर रही हो। तो मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये हमारा z अक्ष है। कुछ भी मानिए, ये x, ये y और ये z। एक तल है, ये इस पर जो लंब सदिश है वो n वेक्टर है और एक बिंदु इस पर मान लेते हैं P। तो इसको मिला दीजिए, इस पॉइंट का, ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, इसको A मानिए और इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर मानिए। तो इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। O मानिए, OP सब हो गया है, सब पॉइंट को हम मान चुके हैं। तो AP वेक्टर बराबर हमारा क्या लिख सकते हैं? तो ये है A वेक्टर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक A वेक्टर है और ये इसको हम R वेक्टर मान रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? ये है AP वेक्टर, तो लिखेंगे कि OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। तो AP वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OP वेक्टर है R वेक्टर, OA वेक्टर है A वेक्टर। तो ये हो गया AP वेक्टर और इतना। अब देखिए AP और n कैप लंब है एक दूसरे के, तो चूंकि AP वेक्टर तथा n वेक्टर लंब है, इसलिए लिखेंगे AP वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। AP वेक्टर है R माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। तो ये हमारा हो गया वेक्टर इक्वेशन। इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही रहने दीजिए। अब अगर इसका कार्तीय समीकरण लिखना है, तो कार्तीय समीकरण में A को मान लेते हैं कि ये x1 y1 z1 से गुजर रहा है ये, और R को मान लेते हैं R बराबर x y z है, ये कोई जनरल पॉइंट है। तो कार्तीय समीकरण में हम ये जो है हमारा पॉइंट, ये A से गुजर रहा है, तो ये x1 है, y1 है, z1 है, ये तो लंब है ही n वेक्टर, इक्वल टू ये मान लेते हैं AI प्लस BJ प्लस CK, और ये हमारा जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y z। तो R वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे हम, ये जो हमारा R वेक्टर था,
ये यहाँ से यहाँ, ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, और एन वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो r माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0 से, तो r माइनस ए, तो r माइनस ए कैसे लिखाएगा, तो ये है, देखिए r माइनस ए करेंगे तो x माइनस एक्स वन इंटू आई हो जाएगा, तो x माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस y माइनस वाई वन इंटू जे प्लस z माइनस जेड वन इंटू के, और डॉट होगा, अब हमको डॉट करना है n के साथ, तो n बराबर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बराबर हो जाएगा 0। तो आई वाला को आई वाला से गुना, तो इसको ए से इसको गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स वाई माइनस वाई वन होगा, वाई माइनस वाई वन, ये बी है, इसमें जे है, इसमें भी ये वाई माइनस वाई वन में जे है, तो बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण हो गया। अगर आप इसे देखेंगे तो तोड़ के लिखिएगा तो ये भी उसी रूप का हो जाएगा। अगर ए को एक्स से गुना कीजिए तो ये होगा ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन। तो इस सब को एक जगह कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू 0 हो गया। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर हो गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ये। और इसको हम डी अगर कह दें तो यहाँ इधर लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ जो है हमारा x1, y1 और z1 जो है हमारा वो पॉइंट है जिससे ये बिंदु गुजर रहा है, और ए बी सी तो तल से लंबवत जो सदिश है उसका डायरेक्शन रेशियो है। अब हम इस पे भी प्रश्न देखेंगे। तो एनसीईआरटी में 6 नंबर का प्रश्न जो है 5-6 इसी पे आधारित है 5 का। तो 5 के ए नंबर प्रश्न देखिए कि ये कह रहा है कि एक तल है जिसका दोनों समीकरण ज्ञात करना है, कार्तीय और वेक्टर दोनों, और ये गुजर रहा है बिंदु x1, y1 और z1 बराबर है आपको -1 है, माइनस नहीं है 1, 0 और -2 से, तथा इस पर जो लंब सदिश है n वेक्टर वो है i प्लस जे माइनस के। तो इसको अगर तुलना कर दीजिए तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से n की तुलना अगर करते हैं तो ये हमारा a बराबर निकल जाता है 1, b बराबर निकल जाता है 1 और c बराबर निकल जाता है -1। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वेक्टर इक्वेशन ये लिखते हैं r माइनस ए डॉट n वेक्टर बराबर 0। तो r हमारा r तो r ही रहेगा, माइनस a के बदले लिख दीजिए आप i प्लस जे माइनस के डॉट n वेक्टर के बदले लिखेंगे हम, a में ये नहीं लिखाएगा, a में ऐसे नहीं होगा, ये हमारा a पॉइंट होता है, ये a। तो इसमें लिखेंगे, इसको अगर वेक्टर रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे i प्लस 0j माइनस 2k। तो ये हमारा a वेक्टर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए r वेक्टर माइनस a वेक्टर के बदले लिखेंगे i माइनस 2k, j 0 है, डॉट
एन कैप, तो एन वेक्टर, तो एन वेक्टर के लिए है आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। ये सदिश समीकरण हो गया। कार्तीय समीकरण होता है कार्टीय इक्वेशन, कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। ए के बदले देखिए 1 है तो 1 इंटू एक्स, बी है 1 तो 1 इंटू वाई प्लस सी माइनस 1 इंटू जेड बराबर ए। फिर से ए 1 है और x1 है हमारा 1, तो 1 इंटू 1 प्लस बी है हमारा 1, ये y1 है हमारा 0 और प्लस सी है हमारा -1 और हमारा z1 है -2। तो ये x प्लस वाई माइनस जेड हो गया, तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 2, तो ये बराबर 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, इसमें अगला जो थ्योरी होगा वो ऐसे तल का होगा जो 3 असंरेख बिंदु से गुजरता है। तो 3 असंरेख बिंदु से गुजरने वाला तल एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सिस है, ये हमारा एक तल है। इसमें हमने 3 समीकरण, 3 बिंदु लिए हैं, आर, एस और टी। आर का कोऑर्डिनेट मानते हैं ए वेक्टर है, एस का मानते हैं बी वेक्टर है और टी का मानते हैं सी वेक्टर है। एक पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे पी, जिसका पोजीशन मान लेते हैं आर वेक्टर है, तो इसको इससे मिला दीजिए। तो सबसे पहले आर को मिलाइए एस से, तो ये वेक्टर, और आर को मिलाइए टी से, तो ये वेक्टर। आर को टी से मिलाया ये वेक्टर आर टी वेक्टर, और आर को एस से मिलाया आर एस वेक्टर, और इसको भी इससे मिला दीजिए। तो अभी देखिए आप कि अगर आर एस जो ये हमारा है, ये आर टी, इसका क्रॉस लेंगे तो इसका दिशा होगा ऊपर लंब, और ये हमारा तल पे है, तो आर एस क्रॉस आर टी जो ऊपर होगा ये लंब, और ये आर पी हमारा 90 डिग्री के कोण पर होगा, ये दोनों 90 के कोण पर होगा। तो इसका हम अगर डॉट कर देंगे तो ये 0 होगा। तो सदिश समीकरण लिखने के लिए हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि आर एस कितना होगा। तो आर एस वेक्टर इक्वल टू, देख लीजिए आप, एस हमारा है बी वेक्टर और ए हमारा है, आर हमारा है ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर टी हमारा क्या होगा, आर टी वेक्टर, तो ये होगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि टी हमारा सी है और आर हमारा ए। आर पी वेक्टर क्या होगा, तो ये आर पी क्या होगा, इसको इसके लिए यहाँ से मिला दीजिए, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज इस तरह से। तो आर वेक्टर प्लस ये पी आर बराबर हो जाएगा ये, तो हमारा आर माइनस ए हो जाएगा। ये ए वेक्टर है, यहाँ से यहाँ ये आर है, तो आर पी इक्वल टू, तो यहाँ लिख सकेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर। ये देखिए ना, ए वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे आर, तो आर पी बराबर होगा आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर पी वेक्टर। अब चित्र से देख सकते हैं कि आर पी वेक्टर तथा आर एस क्रॉस आर टी एक दूसरे के लंब है, तो ये कहा जा सकता है कि
आर पी वेक्टर डॉट आर एस वेक्टर अक्रॉस आर टी वेक्टर, ये हो जाएगा 0। ये आर टी होगा यहाँ पे, एक आर एस ये है और आर टी ये है, इसका जो है ना क्रॉस हो जाएगा ऊपर, ये इस तल में पड़ता है, तो ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर पी इक्वल टू हम निकाल चुके हैं यहाँ, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर एस वेक्टर है हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अक्रॉस आर टी वेक्टर है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इतना बराबर हो जाएगा 0, और ये हमारा हो गया सदिश समीकरण। 3 बिंदु से अगर तल गुजर रहा हो तो इसका सदिश समीकरण, लेकिन तीनों और संरेख है, एक रेखा पर नहीं है। अगर इसका हमको अब कार्तीय समीकरण लिखना है तो तीनों पॉइंट को हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आर पी बराबर है हमारा, आर जो है ये ए वाला पॉइंट है, अब पी हमको आर है, तो सबसे पहले ये मानते हैं कि ए जो है x1i प्लस y1j प्लस z1 के जो आर है, बी वेक्टर जो हमारा एस है, इसके लिए हम मानते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2 के, और टी वेक्टर जो हमारा सी है, सी से सूचित किए हैं इसको, सी वेक्टर से टी पॉइंट को, तो ये हो जाएगा x3i प्लस y3j प्लस z3 के। तो हमको क्या क्या चाहिए, तो आर माइनस ए चाहिए, बी माइनस ए चाहिए और सी माइनस ए चाहिए। तो आर माइनस ए, आर के लिए मान लीजिए आप xi प्लस yj प्लस जेड के। तो r माइनस ए क्या हो जाएगा, r माइनस ए बराबर होगा x माइनस x1, यहाँ xi है और यहाँ x1i है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1i, x माइनस x1i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के। इसी तरह से b माइनस ए के लिए हमको b वेक्टर माइनस ए वेक्टर के लिए हम लिखेंगे x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के, और c माइनस ए वेक्टर के लिए हम लिखेंगे x3 माइनस x1i प्लस y3 माइनस y1j प्लस z3 माइनस z1 के। तो इसका समीकरण होता है वेक्टर में r माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये 0 है, तो इसको हम डिटरमिनेंट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। पिछला वीडियो आप देखें, उसमें हम समझा चुके हैं। इसको डिटरमिनेंट रूप में लिख सकते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाय x, ये सेकेंड रो में लिख दीजिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और थर्ड रो में लिख दीजिए x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। ये कार्तीय रूप में हो गया जब रेखा 3 बिंदु से गुजर रहे हैं और तीनों के कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 z1 है फर्स्ट का कोऑर्डिनेट, सेकंड का कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2 और z2, और थर्ड का कोऑर्डिनेट है हमारा c का x3 y3 और z3। तो ये होता है NCERT का 6 नंबर का प्रश्न जो है इसी पे आधारित है। आप 6 नंबर प्रश्न को देखिए। तो हमारा जो पॉइंट दिया है 6 में ए, 6 का ए में ये दिया है 1 1 और -1, 6 4 और -5, और ये है -4 -2 और 3। तो ये x1 y1 z1 समझिए, इसको x2 y2 और z2 समझिए,
और इसको x3 y3 और z3 समझिए। तो A वेक्टर बराबर होगा हमारा I प्लस जे माइनस के, B वेक्टर बराबर हो जाएगा 6I प्लस 4j माइनस 5 के, C वेक्टर इक्वल टू होगा -4I माइनस 2j प्लस 3 के। तो सदिश समीकरण क्या लिखेंगे, R माइनस A वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर माइनस A वेक्टर, यहाँ डॉट होगा, अक्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। तो आप निकाल करके इसको रख दीजिए इसमें। इसका जो कार्तीय समीकरण है यह होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर 0। तो आप रखिए x माइनस x1 है हमारा 1, y माइनस y1 है हमारा 1 और z माइनस z1 है हमारा -1। तो ये हो गया x2 माइनस x1, x2 हमारा है 6, x1 है तो 6 माइनस x1 है 1, y2 हमारा है 4, y1 है 1, z ये हमारा z2 है -5 और z1 है -1। तो ये, और तीसरा में है हमारा, तीसरा रो में जो लिखाएगा x3 माइनस x1, तो x3 ये सब है x3 y3 z3 और इससे घटाना है, ये हमारा x1 y1 z1 है। तो -4 -1 -2 -1 और 3 -1 बराबर 0। तो इसी को लिख दीजिए x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 5 3 और ये है -4, ये है -5 -3, ये है 4 बराबर 0 होगा। तो आप इसको तोड़ लीजिए, यही समीकरण हो जाएगा। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा तल का समीकरण अंतःखंड रूप में। तो मान लेते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। मान लेते हैं, नहीं तो आपको आप इसको, अच्छा ठीक है मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये तल जो है हमारा A को A0 0 पे काट रहा है, B को हमारा इसको P मानिए, P Q और R, ये हमारा 0 B 0 पे काट रहा है और ये C 0 0 C पे काट रहा है, ये R। तो अगर तल का समीकरण हम मान लेते हैं, माना तल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 अगर है, तो बिंदु P के लिए हम क्या रखेंगे, बिंदु P चूँकि तल पर है तो इसलिए हम रखेंगे a इंटू ए
प्लस बी इंटू जीरो, ये देखिए बी जीरो, इसका वाई जीरो है, प्लस सी में जेड भी जीरो है, तो अब प्लस बड़ा डी मानते हैं, डी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो ए अब प्लस डी बराबर जीरो, तो ए बराबर हो जाएगा हमको माइनस डी बाई ए। इसी प्रकार से बिंदु Q के लिए, ये था बिंदु P के लिए, बिंदु Q के लिए क्या लिखेंगे, बिंदु P के लिए हमारा, Q के लिए ये B x और y जीरो है, x और z जीरो है, y b है, तो x और z वाला जीरो हो जाएगा, y वाला बढ़ा जाएगा, तो a इंटू जीरो प्लस b इंटू बी प्लस c इंटू जीरो बराबर माइनस डी होगा, तो b बराबर हो जाएगा माइनस डी बाय बी। और इसी प्रकार से बिंदु R के लिए हमको क्या होगा, C बराबर हो जाएगा माइनस डी बाय सी, डी बड़का होगा, बड़ा डी बाय सी। तो अब आप इस तीनों बिंदु को इस समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। तो ए के बदले है हमको माइनस डी बाय ए इंटू एक्स प्लस माइनस डी बाय बी इंटू वाई प्लस माइनस डी बाय सी इंटू जेड प्लस डी बराबर जीरो। इसको, इस डी को इधर कीजिए, तो इसमें से माइनस डी कॉमन कर लिए, तो ये हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाय एक प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा अंतःखंड रूप में तल का समीकरण। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, आप उसे देखिए। 7 नंबर में तल का समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 है। तो ये तल का समीकरण दिया है, अंतःखंड रूप में निकालना है, तो हमको अभी जस्ट देखे हैं कि ये राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए 5 से भागा दीजिए, तो 2x बाय 5 प्लस वाई बाय 5 माइनस जेड बाय 5 इक्वल टू 5 बाय 5, ये 1 हो जाएगा। अब इसको फिर x बाय 5 बाय 2 लिखिए, क्योंकि x बाय a होता है, प्लस y बाय 5 लिखिए प्लस z बाय माइनस 5 लिखिए इक्वल टू 1। इसको तुलना की तुलना, अब ये स्टैंडर्ड रूप में आ गया है कि तुलना x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c बराबर 1 से करने पर, तो a बराबर हमको 5 बाय 2 निकल जाएगा, b बराबर 5 निकल जाएगा और c बराबर माइनस 5 निकल जाएगा। तो ये x अंतःखंड 5/2 हो गया, y अंतःखंड b हो गया और z अंतःखंड -5 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दो तल के बीच का कोण, दो तल के बीच कोण। तो मान लेते हैं एक तल ये है और दूसरा तल ये। इस पर जो है n1 वेक्टर लंब है इस पर, और इस पर मान लेते हैं कि ये n2 वेक्टर लंब है इस पर। तो ये हमारा जो है तल के बीच का कोण होगा। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अगर ये तल के बीच का कोण थीटा है, तो ये दोनों तल पे जो लंब सदिश है n1 और n2 वेक्टर, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, इसके बीच का भी कोण वही है। कैसे, आप देखिए तल का बीच का कोण ये है, ये थीटा हुआ, तो ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये फिर जाके ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो दो तल के बीच का कोण वही होता है जो तल के अभिलंब के बीच का कोण होता है। तल के अभिलंब के बीच का कोण ही
तल के बीच का कोण कहलाता है। तो दो सदिश हमको n1 वेक्टर और n2 वेक्टर पता चल गया है, और इसका कोण निकालने के लिए हमको cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि n1 डॉट n2 वेक्टर बाय n1 वेक्टर का मॉडुलस और n2 वेक्टर का मॉडुलस। अगर ये न्यून कोण है तो इसमें मॉडुलस लगा दीजिए। अब अगर इसका कार्तीय रूप लिखना है तो n1 को आप वेक्टर रूप में लिखिए। तो माना जो तल प्रथम तल है उसके लंबवत रेखा का दिक्कोजिया मान के चलिए A1, B1 और C1 है, और दूसरा तल जो है उसके समांतर उसके लंबवत जो सदिश है उसका दिक्कोजिया मानते हैं A2 है, B2 है और C2 है। अगर ये प्रथम तल है, ये अगर दूसरा तल है, ये सेकंड तल है, तो इससे जो लंब है ये n1 वेक्टर बराबर हमारा लिख सकते हैं। तब फिर n2 वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं A2i प्लस B2j प्लस C2k। प्रथम तल के समांतर जो है, प्रथम तल के लंबवत सदिश जो है उसके लिए लिखेंगे n1 वेक्टर इक्वल टू A1i प्लस B1j प्लस Z1k। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय n1 वेक्टर का मॉडुलस और n2 वेक्टर का मॉडुलस। n1 n2 कर दीजिए तो ये i वाला को i वाला से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये cos थीटा है। इसमें भी अगर दो तल लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो cos थीटा बराबर 0 होगा। तो cos थीटा का मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो ये तो 0 होगा नहीं, ये दोनों 0 नहीं होगा, तो इसका अर्थ है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा। तो अगर दो तल लंबवत है तो तल के लंबवत जो सदिश है उसका डायरेक्शन कोसाइन को अगर संगत रूप से जोड़ देंगे तो आप 0 हो जाएगा वो। अगर तल समांतर है तो समांतर होने के लिए पहले भी ऐसा कर चुके हैं। समांतर होने के लिए हमको हो जाएगा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, क्योंकि दोनों सदिश है n1 और n2 तब समांतर हो जाएगा। n1 समांतर हो जाएगा n2 के, तो n1 बराबर लैम्डा n2 हो जाएगा। इसको कंपेयर कर देंगे तो इस तरह का शर्त निकल जाएगा हमको। अब NCERT में प्रश्न नंबर 12 है जिसमें ये दिया हुआ है कि R वेक्टर इंटू 2i डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5, और दूसरा समीकरण है 3i माइनस 3j प्लस 5k R डॉट है इक्वल टू है हमको 3। तो ये देखिए ये n1 वेक्टर है, ये n2 वेक्टर है। तो n1 बराबर हो गया, n1 वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k। n2 वेक्टर बराबर हो गया 3i माइनस 3j प्लस 5k। तो cos थीटा बराबर लिख देंगे पहले आप n1 वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेते हैं। अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 17, और n2 वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट 43। और n1 डॉट n2 निकाल लीजिए तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस
3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15। तो cos थीटा बराबर होगा n1 डॉट n2 बाय n1 का मॉडुलस इंटू n2 का मॉडुलस। n1 इंटू निकल गया आपको 15 और बाय ये हो जाएगा √17 और √45। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 15 बाय √17 इंटू √43। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेखा और तल के बीच का कोण। तो रेखा और तल के बीच कोण, तो एक ये हमारा तल है, इस पर लंबवत सदिश ये n वेक्टर और ये हमारा रेखा है, ये b वेक्टर के समांतर है। इसका समीकरण है r = a प्लस लैम्डा b। तो ये जो कोण होता है ये थीटा वाला जो तल पे लंबवत सदिश है और रेखा के बीच का कोण, वही रेखा और तल के बीच का कोण कहलाता है। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ cos थीटा जो होगा ये b वेक्टर और n वेक्टर के बीच का कोण निकालिए, तो ये हो जाएगा b वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय b वेक्टर का मॉडुलस इंटू n वेक्टर का मॉडुलस, यही हो गया। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा r वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस k प्लस लैम्डा इंटू r बराबर है, ये रेखा का समीकरण है, r बराबर इतना प्लस i प्लस j प्लस k, i माइनस j प्लस k, ये है हमारा रेखा। और तल है r डॉट 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 4। तो ये रेखा में हमारा, इसको अगर तुलना करेंगे a r बराबर a प्लस लैम्डा b से, तो ये b वेक्टर हो गया रेखा के लिए, तो b वेक्टर बराबर हो गया i माइनस j प्लस k। इसमें अगर लंब का तुलना कीजिएगा तो ये n वेक्टर बराबर हमारा होगा 2i, इसको अगर तुलना कीजिएगा r डॉट n वेक्टर बराबर d से, तो n वेक्टर बराबर हो 2i माइनस j प्लस k। तो अब हमको cos थीटा निकालने के लिए b वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय b वेक्टर का मॉडुलस और n वेक्टर का मॉडुलस, ये आप निकाल लीजिए। ऐसा हम पिछला ही उदाहरण में बता चुके हैं, आप दोनों को डॉट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप निकाल लीजिए। तो 3D में लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आपको जो समतल बताए हैं इसमें लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप परीक्षा में अच्छा से आप प्रश्न को बना सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।